हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष क्लास 12 के अंतर्गत जो हिस्ट्री बुक है उसी का एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन लेकर प्रस्तुत हूं। ईटे मनके तथास्थिया, यानी फर्स्ट लेसन में हम लोग को पढ़ना है ईटे मनके तथास्थिया हड़प्पा सभ्यता। यानी ये जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में पढ़ना है। आपको बता दें कि यह चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक जो अलग अलग राज्यों में जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें 10 से 15 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से आता है। आप सोच सकते हैं कि कितना ये खास है, कितना महत्वपूर्ण है। अब यहां बात है कि पूरे बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि इसका मेन जो निष्कर्ष है, जहां से प्रश्न बनते हैं, उन चीजों को जान ले तो अच्छा होगा। हम आप लोग के समक्ष वही लेकर प्रस्तुत हूं और उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि जहां से प्रश्न बनते हैं, कैसे एग्जाम में बनते हैं, उस चीज के बारे में हम आपको आज रूबरू कराएंगे। तो यहां आपको बता दें कि सबसे पहले शीर्षक जान लेते हैं। जैसे दिया है यहां पर कि ईटे मनके तथास्थिया। विशेष रूप से हम बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो नगरीय सभ्यता थी, तो वहां का जो मकान बना हुआ था वो ईंटों से बना हुआ था। ईंट से बनने का मतलब यह है कि वहां शहरी सभ्यताओं को जो है एक तरह से प्रवृत्ति देखने को मिलती थी। तो ईंट का मतलब ब्रिक्स, यानी कि जो मकाने बनी हुई थी ईंट से बनी हुई थी। मनके का मतलब होता है कि किसी मिट्टी का पात्र बना, यानी कि जैसे हम लोग देख सकते हैं सुराही या घड़ा, तो वो भी वहां प्रमाणित रूप से मिले हुए थे। दूसरी बात हो गई। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो अस्थिया है, यानी कुछ ऐसे प्रमाणित चीजें मिली जिसमें अस्थिया भी शामिल था। अस्थिया मतलब हड्डी यानी बोन्स, तो ये भी एक तरह से प्रवृत्ति के रूप में मिली। तो विशेष रूप से जो 3 पॉइंट आप देख रहे हैं शुरू में, उसी चीज को जो है स्पष्टीकरण इस लेसन में किया गया है। लेकिन आपको हम बता दें कि जहां जहां से प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का जो है हम सार संग्रह आपको देने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इसी वीडियो में पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सार संग्रह देने का हम प्रयास करेंगे। यहां देखिए अब कि हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग को अध्ययन करना है उसमें आपको बता दें कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। वैसे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहां बातें आती है कि सिंधु घाटी का विस्तार क्या है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में अवस्थित है। 3 देश कहने का मतलब ये है, आप मैप देख रहे हैं, ये भारत वाला मैप है। यहां आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र और यहाँ जो है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। तो ये देख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो 3 देश में अवस्थित, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। और आपको बता दें कि इसकी अगर चौहद्दी की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो यहां आप देख सकते हैं पूरब में जो है आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर आप देख सकते हैं यूपी में है। पश्चिम की अगर बात करें तो सुतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान में अवस्थित है। पूरब में आप याद रखिए आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, उत्तर में जो है मांदा क्षेत्र है जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और दक्षिण की हम बात करें तो दाइमाबाद है जो कि महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है उसमें अवस्थित है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहां बातें आती हैं कि इसका आकार कैसा है। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा गया सिंधु घाटी की सभ्यता की जो आकार है वो कैसी है, तो आपको याद रखना है कि त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। और क्षेत्रफल की हम बात करें तो आपको याद रखना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ये जो है यानी कि उसका क्षेत्रफल है। ऐसे हम लोग 13 लाख नियर अबाउट में ले सकते हैं, एनसीईआरटी के अंतर्गत करेक्ट है। आप चीजें इसी को लीजिएगा, जब ऑप्शन के अनुसार ऐसे दे तो आप ले सकते हैं। तो ये होल हम लोग देख रहे हैं कि इसी सभ्यता के बारे में जानना है, इसी का प्रमाणित रूप जानना है। आपको बता दें कि इसकी जो प्रमाणित रूप मिली है वो खुदाई के माध्यम से मिली है। खुदाई कहने का मतलब कि इसकी खुदाई की गई और खुदाई के माध्यम से जो है इसका प्रमाणित रूप मिला कि नहीं ये सभ्यता यहाँ पर है। अब कई अलग अलग जो इतिहासकार हैं, कई जो पुरातत्वविद हैं, अपना विचार जो है स्पष्टीकरण किए गए। अब यहाँ एक प्रश्न एग्जाम में बनता है, पुरातत्व क्या है। अब यहाँ बच्चे लघु में क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं इसको, या जब नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पुरातत्व का मतलब होता है कि एक ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर, यानी कि जो धरती हम लोग का है उसके अंदर की जो खुदाई की जाती है, और खुदाई में जो एक C14 यानी कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से जब उसकी कालक्रम की पता लगाते हैं तो ये जो पद्धति है वही कहलाती है आपका पुरातत्व पद्धति। यानी पुरातत्व का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप जमीन के अंदर जो छिपी हुई लाखों वर्ष पूर्व की जो वस्तुएं हैं उसको कालक्रमिक रूप से आप पता निकाल सकते हैं। और कालक्रमिक जो रूप निकालता है वो कौन है,
तो आपका C14 है। अब देखिए C14 क्या आपको बता दें, C14 जो है इसे हम लोग कार्बन 14 पद्धति के नाम से जानते हैं। इसी के माध्यम से जो है किसी भी हजारों लाखों साल छिपे हुए जो वस्तुएं हैं उसकी जो है पता लगाया जा सकता है कि कितना उसका कालक्रम है। वैसे इसके संबंध में अगर हम बात करें तो 2350 से 1750 बीसी कालक्रम माना गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2350 से 1750 बीसी जो है इसका कालक्रम एक निर्धारित किया गया है। वैसे कई इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग विचारधाराओं को या अलग अलग जो है अपने विचार को प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आपको चीजें याद रखना है। एक डेट 2350 से 1750 बीसी माना गया है। अब ये बीसी का मतलब क्या है, तो देखिए बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ऐसे ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न भी आए हुए हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। और यहां एक एडी होता है, एडी का मतलब होता है ईस्वी। ईस्वी का मतलब आप जानते हैं कि यानी कि जो ईसा मसीह के बाद के जो कालक्रम थे उसको जो है ईस्वी बोला जाता था और पहले वाले को ईसा पूर्व बोला था। लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें तो यहां से ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बनते हैं। एक बार प्रश्न बना हुआ है कि बीसी के स्थान पे वर्तमान समय में किस शब्द का प्रयोग कर रहा है। कई बार ऑब्जेक्टिव के तौर पर प्रश्न आया हुआ है। तो बीसी के जगह पर जो है अब वर्तमान समय में जो है आपको याद रखना है कि BCE का प्रयोग किया जाता है। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन जो एरा है ये इसका स्थान बदल गया है, यानी कि आपको याद रखिए BC जो था उसके स्थान पर BCE का प्रयोग किया जा रहा है, और जो AD था उसके स्थान पर क्या किया जा रहा है कि CE का प्रयोग किया जा रहा है। CE मतलब कॉमन एरा। तो चीजें आपको याद रखना है। अभी वर्तमान परिदृश्य में जितने भी बुक्स जो न्यू बुक्स आ रहे हैं उसमें यही एडिंग किया जा रहा है कि BC के स्थान पर BCE कालक्रमिक रूप को, और जबकि AD के स्थान पर CE का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे यहां से भी प्रश्न बने हुए हैं। अब यहां हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता क्या है, यानी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी बना है। तो यहां हम लोग एक मेन पॉइंट पर, बिंदु पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाने जाते थे, इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम कुछ पॉइंट को हम लिए हैं, और उस पॉइंट में पहला है नगरीय सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता के रूप में था। नगरीय सभ्यता कहने का मतलब यह है कि यह सभ्यता जो थी वो नगर के रूप में अवस्थित थी, क्योंकि जो मकान बने हुए थे ईंट के बने हुए थे। दूसरी बात की सड़क जो है एक चौरास्ता बना हुआ था, एक कोण पर काटती थी। ये भी आपको बता दें कि उसकी जो नालियां बनी हुई थी एक बहुत ही मतलब एक सुसज्जित रूप से जो उसको प्रदान किया गया था, और रहने के जो सामाजिक तौर तरीका था काफी एक बेहतर रूप में था। तो वैसे हम लोग नगर नियोजन के अंतर्गत इसको शामिल कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब होता है कि कुछ हद तक देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन का मतलब आपको बता देते हैं कि जो तांबा, चूंकि पहला जो धातु का प्रयोग किया गया था तांबा था पूरे मानव जीवन के अंतर्गत, और यहां पर प्लस टीन। अब आपको बता दें कि तांबा और टीन को मिलाकर जो है कांसा बनाया जाता है, ब्रॉन्ज। और इसी कांसा को मिलाकर जो भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि औजार या हथियार जो बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कांस्य युगीन थी। यानी कि जो भी हथियार बनते थे उसमें तांबा और टीन का मिश्रण होता था और उसी के माध्यम से जो है बनाए जाते थे। इस वजह से इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद तीसरा है व्यापार प्रधान। व्यापार प्रधान का मतलब ये हुआ कि व्यापारिक प्रक्रियाओं को जो है आयाम दिया जाता था। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो ऐसे क्षेत्र थे जो काफी इंपोर्टेंट थे, और उस दो क्षेत्रों का नाम कई बार एग्जाम में आते हैं, और ऐसे तो हम आपको चार्ट देने वाले हैं, ये चीजें आपको याद रखना है। एक आपका है हड़प्पा और दूसरा जो है मोहन जोदड़ो। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां से व्यापारिक प्रक्रियाओं को एक नया प्रारूप देखने को मिला था, और व्यापार को काफी तीव्रगामी यहाँ पर देखा गया था, क्योंकि व्यापारिक प्रक्रिया के माध्यम से ही इस क्षेत्रों में जो है अपने कार्यों को क्रियान्वित किया जाता था। आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यापारिक केंद्र के रूप में अवस्थित है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। विस्तृत सभ्यता, आप देख सकते हैं कि ये जो 3 देश में सभ्यता अवस्थित है, यानी कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो 2 ही क्षेत्र मिले हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान में अलग अलग क्षेत्र मिले हैं। उसका हम सार संग्रह आपको देने वाले हैं, घबराइए मत।
राजनीति, अब देखिए विस्तृत सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति भी देखने को मिली थी। राजनीति का मतलब यह है कि उस समय जो क्षेत्र विस्तार था उसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी बढ़ावा दिया गया था। सामाजिक मतलब जो सामाजिक तौर तरीके थे उसमें भी कई तरह की प्रवृत्तियां देखी गई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सामाजिक के बाद जो आर्थिक जीवन हम लोग देख रहे हैं, आर्थिक जीवन को भी एक तरह से बेहतर प्रारूप देने का प्रयास किया गया था। कई लोग जो थे व्यवसायिक रूप से अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे, तो कई तरह की स्थितियां बनी थी। और सांस्कृतिक परिदृश्य का मतलब ये हुआ कि अपने देश के अंतर्गत अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या थे कि अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाने में भी अपना अहम योगदान दिए थे। तो वैसे हम लोग देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में अपना अहम योगदान के रूप में ये लोग दिए थे। तो यह एक पॉइंट है जहां से विशेषता बनती है। अगर दीर्घ में प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है, तो ये पॉइंट को आपको लिखना है और उसका डील कर देना है, यानी उसके बारे में बता देना है। अब यहां से हम लोग अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जहां से बोर्ड के एग्जाम में बनते हैं प्रश्न। और नदी, किस नदी के तट पर अवस्थित है। खोजकर्ता यानी कि पुराविद, कौन ऐसे पहले बार व्यक्ति आए जिन्होंने ऐसे खोजकर्ता यानी पुराविद में जो है अपनी अहम योगदान दिए। और यहां से जानेंगे प्रमुख बिंदु के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आंकड़ा है जिसके माध्यम से प्रश्न जो है बनते हैं। तो इस आंकड़ा को ही अध्ययन करना है एक बेहतर रूप में, जहां से प्रश्न बनते हैं। आते हैं पहले नंबर पर। तो यहां देख सकते हैं कि पहला नंबर है आपका कि हड़प्पा। हड़प्पा जो कि मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में अवस्थित है। मोंटगोमरी जिला, ये मोंटगोमरी हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के किस जिला में अवस्थित है, तो आपको याद रखना है मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। अब यहां रही बात कि किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो आप याद रखिए रावी नदी के तट पर जो है अवस्थित है। और खोजकर्ता की अगर हम बात करें जो पुरातत्वविद के अंतर्गत है, वो है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो आप यहां देख सकते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी, और इनके द्वारा जो है 1921 में इसकी तरह से खोज की गई। तो ऐसे प्रश्न आपका बनता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई, तो 1921 में। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। अब देखिए यहां से कुछ प्रमुख बिंदु हैं जहां से प्रश्न एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं यहां पर कि प्रमुख बिंदु के रूप में जो है पहला है अन्न भंडार, यानी अन्न भंडार जो है यहां से पूर्ण रूप से जो है प्राप्त हुए थे, तो इसके लिए कहा जा रहा है। और दूसरा है कांस्य दर्पण। कांस्य दर्पण हम आपको बता चुके हैं कि कांसा का मतलब क्या होता है। पहले चूंकि तांबा और टीन को मिलाकर एक मिश्र धातु निर्माण किया जाता था, उसी को एक तरह से नाम दिया जाता था कांसा। और वहीं कांस्य दर्पण यानी कि एक तरह से आईना जो है बनाया जाता था जिसमें लोग देखते थे, जैसे कि फेस वगैरह जो भी हो। तो यहाँ एक तरह से अनुमानित रूप से यहाँ से ये एक तरह से प्रमुख बिंदु प्रश्न मिलते हैं कि यहाँ से बना हुआ है। और एक कब्रिस्तान मिला था। कब्रिस्तान जो मिला था जहां पर दफनाने, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है दफनाने और जलाने की दोनों प्रथा थी। तो कुछ ऐसे स्थान था जहां कब्रिस्तान बना हुआ था, कुछ ऐसे था जहां दफनाया भी जाता था। तो उसमें आपको बता दे कि R37 जो है वो एक तरह से कब्रिस्तान था जहां प्राप्त हुआ था। तो ये प्रश्न यहां से बन सकते हैं कि अन्न भंडार कहां से, और कहां से दर्पण, और कब्रिस्तान जो है R37। तो आपको याद रखना है कहां, हड़प्पा के मोंटगोमरी जिला यानी पाकिस्तान से। दूसरा नंबर है आपका कि मोहनजोदड़ो। आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के लड़काना जिला में। कहां है, पाकिस्तान के लड़काना जिला में, आपको याद रखना है। और किस नदी के तट पर अवस्थित है, यहां से देखिए प्रश्न बार बार बनता है। तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसका पड़ा हुआ, और सिंधु नदी के तट पर जो है आपका मोहनजोदड़ो था। तो मोहनजोदड़ो याद रखिए जो व्यापारी एक तरह से केंद्र बिंदु था, वो आप याद रखिए कि सिंधु घाटी जो क्षेत्र था उसी क्षेत्र पर मौजूद था, अवस्थित था। और इसके खोजकर्ता के रूप में थे राखल दास बनर्जी। 1922 में इन्होंने क्या किए थे, मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। अब याद करने का फॉर्मूला, 21 में आपका हड़प्पा और 22 में जो है मोहनजोदड़ो। ये आपका हड़प्पा है रावी और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां देखिए मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीज जो है प्राप्त हुए हैं, और उन मोहनजोदड़ो में कौन कौन से चीजें मौजूद हैं इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला है विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब होता है कि पहले वहां जो अवस्थिति बनाई गई थी उसमें बहुत बड़ा जो है स्नान करने का एक तरह से तालाब जैसा था।
उसमें बनाया गया था। अब जैसे हम लोग वर्तमान समय उसको हम लोग स्विमिंग पूल नाम दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि विशाल स्नानागार के लिए जो है एक तरह से तालाब के रूप में जो है बनाया गया था, जहां पर सब लोग जो है स्नान करने जाते थे। और देखिए एक अन्नागार भी था। अन्नागार का मतलब यहां से प्रश्न आता है कि विशाल स्नानागार किस सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में अवस्थित था, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। और अन्नागार की बात अगर करें तो अन्नागार यानी जहां अनाज रखने की जो प्रणाली थी, तो एक तरह से अनाज को संरक्षित रूप से रखा जाता था, जैसे कभी बाढ़ भूकंप जो भी आपदा हो उस समय इसकी उपस्थिति के दौरान जो है कार्यों को बढ़ाया जा सके। तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि अन्नागार और स्नानागार, दो विशाल स्नानागार और अन्नागार जो है कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और आप देख सकते हैं यहां पर भी, और यहां से कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कांस्य यानी कि कांसा के मूर्ति। कांसा मतलब हम बता चुके आपको कि तांबा और टिन का एक मिश्र धातु है, उसी के लिए कहा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, कई बार ये प्रश्न आया है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये VVI है। VVI का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न आ सकता है। तो मृतकों का टीला यानी कि एक तरह से मृतकों की टीला के नाम से जो है किस स्थान को बोला जाता था, तो याद रखिए कि मोहनजोदड़ो को। यहां तक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर जो है आपका लोथल। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिला में अवस्थित है। लोथल के बारे में आपको बता दें कि लोथल जो है एक तरह से बंदरगाह वाला क्षेत्र था, चूंकि ये समुद्री तटीय क्षेत्रों में अवस्थित था। और यहां पर जो है आपको बता दें कि जो नदी मिली है वो है आपके भोगवा नदी। कौन सी नदी है, भोगवा नदी। आपको हम यहाँ तरीका भी बताएंगे कैसे याद करना है। और इसके जो खोजकर्ता है यानी कि जो पुरातत्वविद है वो है रंगनाथ राव। अब ये 1957 में जो है इसकी एक तरह से खुदाई की और खोज जो है इसकी एक प्रणाली को दे दिया गया। अब यहां से प्रमुख बिंदु कहां से बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ये आपका है लोथल, और लोथल से जो है पतन यानी कि गोदीवाड़ा एक जगह मिला था जो कि पतन के रूप में था। क्या था, पतन। पतन मतलब बंदरगाह। और यहां से चावल का प्रमाण मिला था। चावल के साथ साथ हाथी दांत जो है वहां से यानी प्रमाण मिला था। और एक और पॉइंट था जहां से आप याद रखिए अग्निकुंड। तो याद रखिए गोदीवाड़ा जो कि पतन के रूप में था, क्षेत्र था। और चावल का प्रमाण कहां से मिला है, लोथल से। तो प्रश्न यहां से बनता है, एग्जाम में कई बार बना हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वह कौन सा स्थान था जहां से चावल का प्रमाण मिला है। तो आपको चीजें याद रखना है कि लोथल से मिला। अब देखिए चावल का मिला है प्रमाण, अब हम लोग को नदी याद करना है, तो यहां तरीका अपनाना है। देखिए अपने से खुद बनाना है, शब्द को जैसे ही जोड़ते हैं तो खुद आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि चावल का प्रमाण कहां से मिला है, लोथल से मिला है। और यहां आपको याद रखना है कि लोथल का हम लोग क्या करते हैं जी, भोग करते हैं ना। तो भोग करते हैं यानी कि भोगवा नदी। यानी याद रखिए कि चावल भोगवा लोथल, यानी लोथल से चावल मिला था और चावल का हम लोग भोग करते हैं, तो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। कई बार प्रश्न आया है विद्यार्थी, और यहां से बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए आपको ये चीजें याद रखना है। अब आते हैं चौथे नंबर पॉइंट की तरफ, और चौथा नंबर है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में जो है अवस्थित है। कालीबंगा से भी प्रश्न एक इंपोर्टेंट है और भी महत्वपूर्ण है पॉइंट जो हम जानेंगे। और देखिए कालीबंगा जो है किस नदी पर है, घग्घर नदी। अब बहुत सारे बच्चे यहां भी नहीं याद कर पाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि याद है कालीबंगा यानी कि कालीबंगा का मतलब काला बादल। पूरा समझिए काला बादल छाया हुआ है। और जब काला बादल छाया हुआ है तो क्या करेंगे जी, काला बादल अगर छाया हुआ है तो वहां कहेंगे कि घग्घर यानी कि घनाघोर है। तो घनाघोर यानी कि यहाँ याद रखिए आपकी घग्घर नदी के तट पर स्थित है। यानी कि काला जो बादल छाया हुआ है किसके लिए, तो यहाँ घनाघोर है, इसलिए घग्घर नदी के तट पर। ऐसे हम लोग याद करेंगे, जोड़ कर एक तरीके से। अभी जो है अमलानंद घोष इसके एक तरह से खोजकर्ता के रूप में है। और 1953 में जो है इस स्थल की एक तरह से खुदाई करके इसकी एक तरह से खोजकर्ता के रूप में, पुरातत्वविद के रूप में शामिल हुए थे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अमलानंद घोष कब जी, तो 1953 में। ये 4 ऐसे डेट हैं जहां से प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये 4 डेट याद रखना, सबको याद नहीं रखना। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, जहां से आपकी सफलता निश्चित रूप से इसी के माध्यम से मिल सकता है। अब आते हैं इसके कालीबंगा के मुख्य बिंदु पर, जहां से स्थल के रूप में मिले हैं। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका कि जोते हुए खेत का साक्ष्य, यानी कि जोते हुए हल का प्रमाण जो है, हल जो आप जानते हैं पहले हल बैल चलता था, तो उस हल और
का जो प्रमाण है वो इसी स्थान से मिला है। कहां से? कालीबंगा से। और यहां से चूड़िया भी मिला है। चूड़िया, चूड़िया यानी समझ रहे हैं जो बैंगल्स के रूप में होता है जो औरतें पहनती हैं। और भूकंप के साक्ष्य जो है यहां से मिले। भूकंप के साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि यहां से प्रमाणित रूप से देखा जाए तो वहां भूकंप भी आए थे उस समय, तो उसका भी एक तरह से साक्ष्य प्रमाणित रूप से मिला हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो कालीबंगा के बाद जैसे आगे आते हैं तो याद रखिए कि चनहुदड़ो है 5वां नंबर पर, और ये पाकिस्तान में है। देखिए चनहुदड़ो किस नदी पर है? तो सिंधु नदी। ये चीजें आपको याद रखना है कि चनहुदड़ो जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है? सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। और आपको बता दें कि इसके जो एक तरह से खोजकर्ता या पुरातत्वविद के अंतर्गत है वो है अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार। शॉर्ट में चीजें याद रखेंगे, अर्नेस्ट मैके और मजूमदार। मजूमदार याद रखते हैं और मैके तो आपको चीजें याद रहेगा, यहां तक शॉर्ट में याद कर सकते हैं। यहां से क्या प्रमाणित रूप से मिला है ये भी आपको बता दें। तो देख सकते हैं यहाँ मकान बनाने का एक तरह से जो है कारखाना मिला है। जैसे पहले मकान वगैरह बनाया जाता था तो उसके लिए एक तरह से कारखाना मिला है। और यहाँ आपको बता दें कि मकान बनाने कारखाने के साथ साथ लिपस्टिक जो होता है ना, उसका भी एक तरह से लिपस्टिक का जो पेड़ उसका प्रमाण मिला है। और खासतौर पर तो जो सौंदर्य सामग्री के रूप में जो प्रयोग किया जाता है जैसे काजल, यानी कि जितने भी एक तरह से होता है, यानी आप बोल सकते हैं कि सौंदर्य सामग्री के रूप में जो होता है उसका एक प्रमाण जो है कहां से मिला है? चनहुदड़ो से। अब कैसे याद करेंगे? अब जैसे बहुत बार देखते हैं कि प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं ऐसे, जैसे लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला है तो भूल जाएंगे। लेकिन देखिए आपको याद रखना लिपस्टिक क्या है जी? चमकता है। तो चमकता है नहीं, चमकता है चनहुदड़ो। च से चमकना, च से चनहुदड़ो। ऐसे डेट को जोड़िए, आप जैसे डेट को जोड़ दीजिएगा आपको एकदम याद हो जाएगा। खुद अपने से भी बनाना है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ी जो कि हिसार जिला में अवस्थित है, हरियाणा में पड़ता है। ये भारत के अंतर्गत जो है, अभी हम 3 देशों के अंतर्गत ये बता दिए कि सभ्यता थी विकसित, तो ये हरियाणा जिले के अंतर्गत जो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। और ये राखीगढ़ी, राखी मतलब आप याद रखिए राख। राख कैसा होता है जी? काला। काला यानी कि काला होगा तो बादल जैसा हो जाएगा, यानी घगर। तो याद है फिर घगर आ गया। यहाँ देखिए कालीबंगा, राखीगढ़ी जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है? घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये चीजें याद हो गया। अब इसके जो खोजकर्ता थे वो थे आपके सूरजभान। सूरजभान एक जो है व्यक्तित्व के रूप में थे, इनके द्वारा जो है ये कार्य किया गया था। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। अब प्रश्न यहां से बनता है एग्जाम में कि राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी वो हरियाणा के हिसार जिला में अवस्थित है जो कि घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। तो भारत की एक तरफ से सबसे बड़ा स्थल के रूप में है। और ताम्र उपकरण भी मिला है। ताम्र उपकरण मतलब तांबा का कोई उपकरण भी मिला है यहाँ से। कहां से? तो ये चीजें आपको याद रखना, राखीगढ़ी के हिसार जिला से जो है प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ आप याद रखिए कि ये प्रश्न VVI है, इस चीज को याद रखिए। 7वें नंबर पर आते हैं रोपण जो कि रूपनगर पंजाब में है। देखिए पंजाब एक हम लोग का भारत में भी है, एक पंजाब जो है आप याद रखिए कहां पर है? पाकिस्तान में भी है। तो ये भारत की बात की जा रही है। रूपनगर एक जगह है जो कि सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। कहां है? सतलज नदी के तट पर। और इसके जो खोजकर्ता है वो यज्ञदत्त शर्मा। और यहां से प्रमाणित रूप से मिला है तांबे की कुल्हाड़ी। पहले कुल्हाड़ी चलता था तो कुल्हाड़ी यहां से मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी। ये चीजें आपको याद रखना है। अब आगे बढ़िए और 8वें नंबर पर आते हैं। 8वां नंबर है रंगपुर जो कि अहमदाबाद जिला में जो अवस्थित है, गुजरात में। और ये मादर नदी के तट पर अवस्थित है। याद रखिए रंगपुर और मादर। देखिए रंगपुर र है लास्ट में, मादर र, तो र याद रखिए, रंगपुर और मादर। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसकी जो खोजकर्ता है वो है SR राव। कौन है? SR राव। ये चीज आपको याद रखना है। और कौन से प्रमुख बिंदु है यहाँ देख लेते हैं। तो धान की यहाँ से भूसी मिला है प्राप्ति के रूप में, आपको याद रखना है। और ज्वार एक तरह से और बाजरा का जो है प्रमाणित रूप यहाँ से मिला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं 9 नंबर तो सुरकोतरा जो कि गुजरात में अवस्थित है। सुरकोतरा यानी कहाँ है? गुजरात में अवस्थित है। और ये जो है नदी की अगर हम बात करें तो सरस्वती नदी पर जो है ये अवस्थित है। ये चीजें याद रखें, नदी से अगर रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो। और जगपति जोशी जो है इसके एक तरह से खोजकर्ता के रूप में थे और ये पुरातत्वविद के रूप में शामिल थे। अब यहां से कोई प्रमुख बिंदु है कलश शोधान। और कलश शोधान के साथ साथ आपको बता दें
कि कलश सावधान के साथ साथ यहाँ से एक तरह से घोड़े की अस्थि और तराजू का प्रमाण मिला है। देखिए कलश सावधान का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मतलब मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है कि कलश उसके आसपास या जहां दफनाया जाता है रख दिया जाता है। तो 100 के पास कलश का प्रमाण जो है कहां से मिला है, ये चीज आपको याद रखना है, सुरकोतरा से। और सुरकोतरा कहाँ है, गुजरात में है, सरस्वती नदी के तट पर जगपति जोशी के द्वारा जो है एक तरह से खोजकर्ता के रूप में शामिल किया गया था। और कलश सावधान यहाँ से मिला है। इसके बाद घोड़े की अस्थि, घोड़े की अस्थि मतलब अस्थि समझ रहे, हड्डी, हड्डी जो है मिला हुआ है यहाँ से। और तराजू का प्रमाण कहां से मिला है तो देख सकते हैं आप, और तराजू का प्रमाण कहां से मिला है तो आप देख सकते हैं सुरकोतरा से। अब आते हैं अंतिम पॉइंट 10 नंबर पर। 10 नंबर में देखिए दिया वनवाली। वनवाली जो है ये सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है। सरस्वती, ये चीज आपको याद रखना है। दो ऐसे मेन पॉइंट है जो कि सुरकोतरा और वनवाली जो सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है। और इसके खोजकर्ता जो है रविंद्र सिंह बिष्ट है। कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट। और इसके जो प्रमुख जो बिंदु है वो आपका मिट्टी की हल। यहां से जो हल जैसे खेतों की जुताई के लिए की जाती थी तो उस मिट्टी के हल का जो है यहाँ से प्रमाणित रूप मिला हुआ है। तो यहां से हम लोग देखिए 10 ऐसे पॉइंट जहां से ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम, इससे बाहर आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में नहीं बन सकते हैं, उससे अधिक ही बताई गई है। तो आप लगातार जो है इस चीज को देख रहे हैं कि पॉइंट वाइज जो है नोट्स जरूर बनाए, नोट्स बनाते हैं तो यहां से आपको एक बेहतर समझ हो सकता है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए जरूर। और इसके बाद आपको एक और जैसे कि प्रश्न आता है एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है कि अब यहां हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। आपको बता दें यहां से ऑब्जेक्टिव और साथ साथ लघु और दीर्घ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। खासतौर पर दीर्घ में कई बार प्रश्न जो है सीधे 5 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, आखिर कैसे ये पतन हो गया, यानी समाप्ति कैसे हुई इसकी। तो चलिए जानते हैं। पहला दिया है कि बाढ़ का प्रकोप। आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो प्रमुख कारण था पतन के रूप में वो था आपका बाढ़ का प्रकोप। क्योंकि आपको बता दें कि जो मेन जो जगह थे जैसे कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, लोथल, ये किसी न किसी नदी पर अवस्थित है। और नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण नदियों में काफी उफान आया और बाढ़ की जो पानी थी यानी कि जलस्तर था काफी बढ़ गया, जिस कारण से जो है बाढ़ के चलते जो है ये सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन आपको बता दें कि अधिकांश विद्वान यही बोले हैं, लेकिन कई और भी विद्वानों ने अपनी बातों को रखे हैं, जिसमें से कुछ लोग का कहना था कि अग्निकांड के चलते जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। अग्निकांड कहने का तात्पर्य यह था कि कहीं कहीं जो आग लग गया था और आग लगने के कारण जो है बहुत सारे घरों का नष्ट हो गया, धीरे धीरे जो है इसमें इसकी पतन हो गया। तो इसके बाद दिया है कि बाह्य आक्रमण, आर्य आक्रमण। देखिए आर्यों का आक्रमण हुआ था, ये बात हालांकि उस समय के सही था, क्योंकि प्राचीन कालीन अगर व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखा जाए तो आर्यों का आक्रमण हुआ था इस क्षेत्र पर। क्योंकि कई जगह जो इसका प्रमाणित रूप भी मिले हुए हैं कि आर्य जो थे उनकी साक्ष्य के रूप में जो है, जैसे घोड़े पर रहते थे तो घोड़े का एक तरह से साक्ष्य के रूप में भी था। तो वैसे यहां से हम कह सकते हैं कि बाह्य आक्रमण में आर्यों का आक्रमण था, जिस कारण से भी इसकी पतन की स्थिति मिलती है। लेकिन उतने हद तक देखा जाए तो मुख्य रूप से ही माना गया है बाढ़ को। चौथा नंबर है कि उत्पादन में कमी। कई विद्वान कहते हैं कि उत्पादन में कमी होने के वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ। तो ये भी एक तरह से प्रमाणित रूप मिलता है। और 5वां नंबर जो है एक तरह से जब पुरातत्वविदों ने वहां पर जाकर अपनी एक खोजबीन की और उसके बाद देखे तो कुछ का मानना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ था। यानी जलवायु में परिवर्तन देखा गया और जिस कारण से जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। अंतिम पॉइंट है जहां से पतन का कारण मिलता है और वो है सामाजिक ढांचे में बिखराव। ये भी कई हद तक देखा जाए तो बातें स्पष्ट होती है कि सामाजिक ढांचे जो थे उसमें भी बिखराव था। कई तरह की जो सामाजिक ढांचे थे उसमें बड़ा छोटा का भी एक तरह से भावनाएं थी, तो उस वजह से भी जो है यहाँ पर एक प्रक्रिया देखने को मिलती है। यहां तक आपको बता दें कि एक स्पष्ट रूप से बातें भी आई थी कि जो धनी लोग थे और गरीब लोग थे काफी उन लोगों में मतभेद था और मतभेद के कारण जो है
सामाजिक बिखराव भी था और ढांचे में बिखराव हुआ, जिस कारण से पतन हुआ। तो हम लोगों ने 6 ऐसे बिंदुओं को देखे जहां से पतन के कारण मिलते हैं, लेकिन प्रमुख कारण के रूप में देखा जाए तो बाढ़। आपको पहले ही बता चुके कि चूंकि क्या होता है इसमें कि मुख्य रूप से हर नगर जो था वो किसी न किसी नदी के तट पर था, और नदी के तट पर होने के कारण जो है उस जलस्तर जैसे ही बढ़ा उसके बाद जो है इसमें पतन की स्थिति देखने को मिली। तो यहां तक हम लोग देख लिए होल पैकेज की किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि अब यहां से जितने भी प्रश्न आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू के अंतर्गत आते हैं। इसके बाहर बहुत कम ही प्रश्न आते हैं, ना के बराबर आते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का एक बहुत ही अच्छा सीरीज लेकर आने वाले हैं। अब आपको अगर ऑब्जेक्टिव इस लेसन का ऑब्जेक्टिव चाहिए, यानी कि एमसीक्यू के अंतर्गत प्रश्नों का एक सार संग्रह चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं कि हमें चाहिए। तो फिर से जो है आपको एक ऑब्जेक्टिव का एक बेहतर सीरीज लेकर आएंगे, और जहां से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, और लघु दीर्घ वाला भी जो है पीडीएफ देने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक अगर हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काफी मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा एक मनोप्रेरणा जो है, एक तरह से हम कह सके कि अभिप्रेरणा जो हमारा है वो बढ़ सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए एक लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।